आइए हम लोग आगे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और चैप्टर जो अगला है उस चैप्टर के क्वेश्चनों को हम लोग हल करते हैं। करा गोली पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन एवं लेंस, ये चैप्टर है और इस चैप्टर के कुछ बहुविकल्पी प्रश्न है। जैसे उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है, पूछ रहा नीले रंग के प्रकाश के लिए कि पीले रंग के प्रकाश के लिए कि हरे रंग के प्रकाश के लिए कि लाल रंग के प्रकाश के लिए। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सबसे पहले ये आप जान रखेंगे कि फोकस दूरी समानुपाती होता है तरंगदैर्घ्य की, है ना। किसी लेंस की फोकस दूरी तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होती है और हम लोग जानते हैं कि लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, इसलिए हम कह सकते हैं उत्तल लेंस की फोकस दूरी लाल रंग के प्रकाश के लिए क्या होती है, अधिकतम होती है। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं। करा यन अपवर्तनांक वाले गोलीय अवतल पृष्ठ का प्रथम द्वितीय फोकस दूरियां क्रमशः f1 और f2 हैं, तो इनके मध्य संबंध होगा, क्या संबंध होगा वो पूछ रहा है। तो एक चीज ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो मान लेते हैं कि यन अपवर्तनांक का अवतल पृष्ठ है, तो अवतल पृष्ठ ऐसे ले सकते हैं, ऐसे, है ना। प्रथम और द्वितीय फोकस मिश्रा ये मान लेते हैं इसका यन अपवर्तनांक है, तो प्रथम और द्वितीय फोकस दूरियां, ठीक, एक मान लेते हैं इसका जो प्रथम फोकस है यहां है और इसका द्वितीय फोकस यहां, ठीक, यन अपवर्तनांक है। तो होता क्या है दरअसली, यहां पर और यहां पर माध्यम अगर समान है तो जो फोकस दूरियां जो होती हैं अगर वो समान है, समान गोली पृष्ठ है, तो जो फोकस दूरी जो f1 की वैल्यू होती है माइनस f2 के क्या होती है, बराबर होती है। f1 की वैल्यू माइनस f2 के बराबर होती है। अगर f1 की वैल्यू माइनस f2 के बराबर है या माइनस होगा माइनस f2 के बराबर, तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही कर। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं। का दो लेंस जिनकी क्षमताएं 5 डायोप्टर और -3 डायोप्टर, देखिए, और पूछा संपर्क में रखे हैं, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी चाहिए तो संयुक्त क्षमता निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए संयुक्त क्षमता कैसे कैलकुलेट करेंगे। संयुक्त क्षमता P बराबर हम लोग लेंगे 5 डायोप्टर प्लस में और -3 डायोप्टर माइनस में, तो टोटल जो आएगा प्लस 2 डायोप्टर मिल जाएगा, है ना। और फोकस दूरी जो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 1/f बराबर P बराबर होता है, हम लोग जानते हैं 100/f, है ना। तो ये 2D के क्या है, बराबर है। अगर काट देंगे तो ये 50 बार में कटेगा, तो जो फोकस दूरी है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 सेमी, है ना। अर्थात हम लोग 50 सेमी वाला ऑप्शन को आंसर करेंगे। अब अवतल लेंस के प्रथम फोकस की परिभाषा दीजिए। अवतल लेंस है उसके प्रथम फोकस की परिभाषा देना। देखिए होता क्या है कि अवतल लेंस, जैसे मान लिया जाए ये एक अवतल लेंस है और इसका मुख्य अक्ष अगर ये है, तो प्रकाश किरणें जब कहीं से आ रही होती हैं, मान लिया जाए कहीं दूर से प्रकाश किरणें आती हैं और आ करके इस लेंस पर पड़ती हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि आने वाली प्रकाश किरणें जो हैं इस लेंस पर जब पड़े तो देखा गया कि ये पहुंचना, तो अगर लेंस नहीं रहता तो यहाँ पर क्या होती, पहुंच जाती, प्रकाश किरणें यहाँ पर पहुंच जाती, है ना। अगर यहाँ पर पहुंच जाती तो ये प्रकाश किरण क्या हो गया, यहाँ नहीं पहुंचता लेंस के आने के नाते, ये क्या होता, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता। अगर इस तरह की घटना घटती है तो हम लोग कहते हैं कि किसी अवतल लेंस पर आने वाली प्रकाश किरण जब लेंस पर पड़ती है तो अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें लेंस पर पड़ने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रथम फोकस कहते हैं। तो अवतल लेंस का प्रथम फोकस इधर होता है, द्वितीय फोकस इधर लिया जाता है और द्वितीय फोकस अवतल लेंस का प्रधान फोकस होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। लेंस की क्षमता किसमें अधिक, वायु में या जल में। तो हम लोग जानते हैं कि जो वायु और जल है, दो चीजों की बात कर रहा है, तो जो क्षमता होती है, ठीक ना, क्षमता, लेंस की क्षमता पूछ रहा है कि वायु में अधिक होगा कि जल में अधिक होगा। तो क्षमता दरअसली हम लोग डिफाइन करेंगे तो प्रकाश किरणों के मोड़ने की क्रिया होती है। दरअसली जब हम लोग लेंस को वायु में रखेंगे तो वो वायु में वो अधिक प्रकाश किरणों को मोड़ेगा, लेकिन अगर उसी लेंस को हम लोग जल में रखेंगे तो इसकी
लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी और लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से जो क्षमता वो क्या होगी, घट जाएगी। इसलिए कह सकते हैं कि y में क्या, y में लेंस की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है, क्योंकि उसमें y में फोकस कम होता है। ठीक, आगे देखते हैं। किसी लेंस के प्रकाश के अपवर्तन के लिए न्यूटन का सूत्र लिखिए। ये फार्मूला होता है एक्स एक्स डैश इक्वल टू एफ एफ डैश, जहां लिखेंगे x को, ये होता है प्रथम फोकस से दूरी, जो प्रथम फोकस होता है उससे दूरी, और एफ एक्स डैश होता है जो होता है वो द्वितीय फोकस से दूरी होता, और एफ जो होता है वो प्रथम फोकस दूरी कहलाता, और वहीं जो एफ डैश है, एफ डैश को हम लोग द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं, द्वितीय फोकस दूरी कहते। ठीक है, आगे क्वेश्चन, लेंस की क्षमता की परिभाषा लिखिए तथा लेंस में जल में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी और क्षमता पर क्या प्रभाव पड़े। आइए देखते हैं लेंस की क्षमता क्या होता है। दरअसल हम लोग एक फिगर देखेंगे, जैसे मान लिया जाए कि हम लोग इस तरह का लेंस रखते हैं कि इस तरह का एक वक्रता अधिक वाला लेंस है। ठीक है, एक इस तरह का लेंस होता है, उत्तल लेंस पर ही समझ लेते हैं, ये अच्छी क्या ड्रा कर देते। ठीक, तो होता क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण जब लेंस पर आकर पड़ती तो देखा गया कि इसकी वक्रता कम है या फोकस अधिक है, इसका फोकस क्या है, अधिक है। तो समांतर चलने वाली प्रकाश किरण कहां से जा रही है, मान लेते हैं फोकस से होकर के जा रही है, कौन, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, इसकी वक्रता अधिक है तो फोकस क्या होगा, कम होगा। और ये समांतर चलने वाली प्रकाश किरण कहां से जा रही है, फोकस से। तो आप हमको यहां दिखाई दे रहा है कि जो फोकस कम है तो अधिक मुड़ी है ना, लेंस ने अधिक प्रकाश किरणों को मोड़ा, और फोकस अधिक है तो लेंस ने प्रकाश किरणों को कम मोड़ा। इसका अर्थ ये हुआ कि मोड़ना ही क्या है, लेंस की क्षमता होता है, प्रकाश किरणों को जितना मोड़ पाए वही लेंस की क्या होती है, क्षमता होती है। तो यहाँ पर जो मोड़ने की जो क्षमता वो कम है, अर्थात P यहाँ कम होकर क्षमता को P से प्रदर्शित करें तो यहाँ P क्या हो गया, कम हो गया, और यहाँ P जो होता है वो अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ P अधिक है, तो यही कहा जाता है ये जो दोनों संबंध है, एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, इसे व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। इसलिए कहते हैं किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और क्षमता का मात्रक मीटर इनवर्स या डायोप्टर होता है। ठीक ना, क्षमता का मात्रक मीटर इनवर्स या डायोप्टर होता है। उत्तल लेंस के लिए क्षमता का मात्रक प्लस डी, अवतल लेंस के लिए क्षमता का मात्रक माइनस डी लेते। ठीक, इतनी बातें लिख देंगे। कह रहा है कि लेंस को जल में डूबने पर उसकी फोकस दूरी और क्षमता पर क्या प्रभाव पड़े। एक चीज ध्यान रखिए, जब उसी लेंस को हम लोग ले जाकर के किसी दूसरे माध्यम में या जल में डुबोएंगे तो लेंस की जो फोकस दूरी बढ़ जाएगी। ऐसे लिखेंगे कि जब लेंस को हम लोग क्या करेंगे, द्रव जल में डालेंगे तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी, अर्थात क्षमता घट जाए। परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। देखिए कैसे करेंगे। संपर्क में रखे दो लेंस हैं, ठीक, मान लेते हैं कि यहां पर हमने एक लेंस लिया, ये देखिए संपर्क में रखना है इसमें। ठीक, एक लेंस है और लेंस के का ये अक्ष मान लेते हैं, इसके सम्मुख हम लोगों ने क्या किया, एक वस्तु रख दिया, और वस्तु रखने के बाद यहां से चलने वाली मान लेंगे एक लेंस L1 है, L1 के सम्मुख एक वस्तु O जो कितनी दूरी पर है, U दूरी पर है ना, U दूरी पर है। तो O से चलने वाली प्रकाश किरण जब लेंस पर पड़ेगी तो ये क्या करेगी, मान लिया अकेला अगर होगा तो प्रकाश किरण को आगे बढ़ाएगी। जब ये प्रकाश किरणों को आगे बढ़ाएगी तो इसको कहीं जा करके ये प्रकाश किरण मान लिया जाए यहां से निकल करके कहीं अभिसारित हो रहा था, ऐसे समझते। तो यहां एक काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब I डैश बनेगा, जिसकी आभासी दूरी मान लेंगे V डैश। तो हम लिखेंगे जब पहले लेंस पर प्रकाश किरण पड़ता है तो उसका प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। तो फोकस के परिभाषा के अनुसार
1/f बराबर 1/v माइनस 1/u लेंगे। ठीक, ये हो जाएगा। पुनः कांटेक्ट में दूसरा लेंस जब लाएंगे हम लोग, उत्तल भी ला सकते हैं अवतल भी। मान लिया जाए हमने इसमें अवतल ही ले दिया ऐसे, है ना, दूसरा लेंस चिपका दिया। अब अवतल जो है इस प्रकाश किरणों के को क्या करेगा, ये देखिए, मान लिया जाए ये प्रकाश किरण आगे मिल रहा था, अब अवतल लेंस पर जब ये प्रकाश किरणें पड़ेंगी तो पड़ने के पश्चात अब ये अवतल लेंस पर भी क्या होंगे, अवतल लेंस से भी ये जो प्रकाश किरण है प्रभावित होगा, और प्रभावित होकर के मान लेते हैं अवतल लेंस पे पड़ने के पश्चात ये प्रकाश किरण यहाँ मिल जाता, तो इसको मान लेते हैं अंतिम प्रतिबिंब क्या बन गया, आई बन गया। और इस दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2 है, तो हम लोग कहेंगे कि प्रतिबिंब आई डैश दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा और जिसका अंतिम प्रतिबिंब आई पर बनेगा। इसकी दूरी क्या ले लेंगे, भी ले लेंगे। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे तो 1/f2 बराबर 1/f2 बराबर 1/v, v की जगह पर v ही है, माइनस 1/u, u की जगह पर देखिए ये अब आई डैश वस्तु का काम कर रहा था, इसको v डैश ले, ये इक्वेशन फर्स्ट रहेगा, ये इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को हम लोग जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे तो हम लोगों को दिखाई देगा कि जो ये समीकरण है कौन, 1/v डैश 1/v डैश कट जाएगा, इधर जोड़ेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/u। अगर इतनी क्रिया के पश्चात, है ना, इतनी क्रिया के पश्चात मान लिया जाए कि जो ऐसे कह सकते हैं कि ये दो चीजें ले सकते हैं, या तो ऐसा कहिए कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी f हो तो 1/v माइनस 1/u की जगह 1/f ले लीजिए, या इसका एक कंडीशन होता है, मान लेते हैं वस्तु अनंत पर है तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें जो प्रतिबिंबित फोकस से होकर जाती हैं, तो जो v है जो कहां पर बन जाता है, उसके संयुक्त लेंस के फोकस पर प्रतिबिंब बन जाता है। तो हम लोग यहाँ पर v की जगह 1/f रख देंगे, तो 1/f बराबर 1/u की जगह अनंत रखेंगे, 0 हो जाएगा, तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, है ना। तो हम लोग कहेंगे संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 है, जहां f संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, f1 प्रथम लेंस की फोकस दूरी और f2 द्वितीय लेंस की फोकस दूरी। ठीक, आगे देखते हैं। करा अगला क्वेश्चन, लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के लिए न्यूटन का सूत्र x डैश इक्वल टू f डैश स्थापित कीजिए। चलिए देखते हैं कैसे करें। सबसे पहला काम, आप यहाँ एक लेंस लेंगे, मान लेते हैं कि हमने यहाँ एक लेंस रखा, ठीक, इस तरह से लेंस का अक्ष खींच लिया, ठीक। अब लेंस के सम्मुख हम लोग वस्तु रखेंगे, यहां पर मान लिया हमने एक वस्तु रख दिया ए बी, है, तो समांतर चलने वाली प्रकाश किरण कहां जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। तो यहां मान लेते हैं कि ये जो होता है F2 होता है, ठीक है, लेंस के लिए, और ये जो बिंदु है मान लेते हैं L1 है, L1 पॉइंट पर मिला, लेंस के पहले पॉइंट पर मिला। और एक चीज जानते हैं, जो फोकस से जाने वाला प्रकाश किरण होता है F1, वो मुख्य अक्ष की क्या होता है, समांतर हो जाता है। ठीक, ये फिगर हम लोग जब खींच लेंगे तो हम लोगों को एक प्रतिबिंब मिल जाएगा ए बी का, एक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश मिल जाएगा, ए डैश बी डैश, ठीक, ऐसा मिल जाएगा। अब देखते हैं इसके करने के बाद क्या करना। यहां पर होता क्या है, दरअसल हम लोग दो त्रिभुज लेंगे, ठीक है, इसको और इसको, और हम लोग त्रिभुजों के अनुपात में कैसे लेंगे देखते हैं। इसको L2 मान लेते हैं, ठीक। हम लोग कह दें त्रिभुज कौन, त्रिभुज ए बी F1 समरूप होगा त्रिभुज, मान लेते हैं लेंस का केंद्र O है, तो त्रिभुज O L2 F1 लेते हैं, ठीक है, ऐसे लेंगे, क्योंकि इधर का त्रिभुज एक साथ लेते हैं, इधर के त्रिभुज को एक साथ ले लेते हैं, ठीक। तो यहां से हम लोगों को समरूपता प्रमेय से पहले त्रिभुज का लंब AB, दूसरे त्रिभुज का लंब OL2, पहले त्रिभुज का आधार AF1, दूसरे त्रिभुज का आधार क्या, OF1, ठीक। ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या है, समरूप,
ठीक है, समरूपता प्रमेय से। इक्वेशन फर्स्ट इसको रख लेंगे, ठीक, या इसी को थोड़ा सा हम लोग हाँ इक्वेशन फर्स्ट बढ़ लेते हैं, ठीक। आगे देखते हैं, पुनः लिखेंगे त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ले लेते हैं एल ओ, ऐसे लेना, ओ L1 F2 समरूप होगा त्रिभुज A डैश B डैश F2 के। इन दोनों त्रिभुजों को क्या करते हैं, समरूप ले लें। ऐसे भी देखिए त्रिभुज ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए त्रिभुज O L1 समकोणिक त्रिभुज ले लेते हैं L1 O F2 समरूप होगा B डैश A1 F2 के। कोई दिक्कत नहीं, दो त्रिभुज समरूप हैं। तो समरूपता प्रमेय से लंब बटे लंब, पहले का त्रिभुज का लंब L1O बटे लंब A डैश B डैश बराबर आधार OF2 बटे इसका आधार A डैश F2, दोनों का आधार ले लेंगे बारी बारी से, ठीक। एक चीज ध्यान रखिए, L1O की जगह पर हम लोग A भी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। A डैश B डैश यहाँ जो है इसकी जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, OL2 लिख सकते हैं बराबर OF2 बटे A डैश F2, ठीक, ऐसा लिख सकते हैं। अब हम लोगों को समीकरण 1 से पता है, समीकरण 1 से क्या दिखाई दे रहा है, समीकरण 1 से कि AB बटे OL2 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं AF1 बटे OF1 बराबर OF2 बटे A डैश F2, ठीक ना, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, हमें जो दूरियां पता हैं, OF2 की वैल्यू मान लेते हैं F डैश, इसको मान लेते हैं F, इसको मान लेते हैं X, मान नहीं लेते, ये होता है फोकस से दूरी, वस्तु की दूरी फोकस से लिया जाता है, प्रतिबिंब की दूरी भी फोकस से लिया जाता है, ठीक है। तो AF1 की वैल्यू हम लोगों को X मिल जाएगा, OF1 की वैल्यू F मिल जाएगा, OF2 एक चीज और ध्यान रखेंगे, उधर की दूरियां माइनस में लेते हैं, माइनस भी ले सकते हैं, ठीक ना, और OF2 की वैल्यू F डैश मिल जाएगा और A डैश F2 की वैल्यू X डैश मिल जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो मिल गया X डैश इक्वल टू हम लोगों को F डैश। यही क्या है, न्यूटन का सूत्र है, जहां लिखेंगे हम लोग नीचे X क्या है, पहले फोकस से दूरी, X डैश क्या है, दूसरे फोकस से दूरी, F क्या है, द्वितीय फोकस दूरी, और F डैश क्या है, F क्या है प्रथम फोकस दूरी, F डैश क्या है द्वितीय फोकस दूरी, है ना, नीचे लिख देंगे। इस तरह से पतले लेंस द्वारा न्यूटन के सूत्र का हम लोग क्या कर सकते हैं, उत्पत्ति कर सकते हैं, ठीक। आगे क्वेश्चन देखते हैं, करा किसी अवतल गोली पृष्ठ पर आपतित प्रकाश के अपवर्तन के लिए म्यू बटे v माइनस 1 बाई यू इक्वल टू, ये फार्मूला है n माइनस 1 बाई आर, है ना, ऐसे होता है n बटे v माइनस 1 बटे यू बराबर n माइनस 1 बाई आर, ये फार्मूला होता है। इसको प्रूव करने की निगमन करिए जहां प्रतीकों का सामान्य अर्थ है, अर्थ भी बताइए, सामान्य अर्थ का मतलब आर बताइए, उसकी वक्र की त्रिज्या n अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, v जो है वो प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है वस्तु की दूरी, ठीक। तो ये चीजें सारी चीजें सामान्य अर्थ होती हैं, हम लोगों को इसका प्रूफ करना, तो इसके प्रूफ के लिए हम लोग क्या करें, देखिए अवतल का रहा है तो अवतल ही बना लेते हैं, कहा क्या, किसी अवतल गोली पृष्ठ, अवतल गोली पृष्ठ बना लेते हैं ऐसे, देखिए ये अवतल गोली पृष्ठ हो गया, इसके बीच हम लोग माध्यम भर दें, ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2, और माध्यम 1 के सापेक्ष दूसरे का मान लेते हैं n1 n2 है, जिसे n1 n2 बराबर n ही समझेंगे, ठीक। अब इसका अक्ष ड्रा कर लेते हैं, मान लेते हैं इसका ये अक्ष, ठीक। अक्ष ड्रा करने के बाद हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स को हम लोगों ने ले लिया, यहाँ पर यहाँ ऑब्जेक्ट है, ठीक।
अब यहां से चलने वाली प्रकाश किरण इस पर पड़ रही ऑब्जेक्ट से, तो सबसे पहला काम क्या होता है, अभिलंब खींचते हैं और अभिलंब देखते हैं कहां से जाता है। तो अभिलंब कहां से जाता है भाई, अभिलंब जाता है इसके वक्रता केंद्र से, वक्र के केंद्र से अभिलंब जाता। अब जब अभिलंब यहां से जाएगा तो मान लेते हैं ये सी, ठीक है। अब क्या होगा, हम लोग देखेंगे एक चीज ध्यान रखते चलेंगे कि जो भी वैल्यूज हम लोग बनाएंगे ऑब्जेक्ट के साथ अल्फा कोण और केंद्र के साथ गामा कोण। अब यहां अपवर्तन की घटना घटेगी, प्रकाश किरण जब दूसरे माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की ओर थोड़ा सा क्या होगा, झुक जाएगा। तो आगे तो ये मिलेंगे नहीं, मान लेते ये भी प्रकाश किरण चल रहा है, तो माना जाता है कि पीछे कहीं आकर के ये मिलेंगे और जहां मिलेंगे वहीं इमेज बन जाएगा आई, ठीक। और इसका जो एंगल है हम लोग बीटा रखेंगे, ठीक है, ऐसा रखेंगे। अब देखिए मान लेते हैं ये जो घटना घटी, जो पृष्ठ है वक्र पृष्ठ है, अवतल गोली पृष्ठ है ना, स्फेरिकल सरफेस, ये मान लेते हैं P बिंदु पर, ठीक। और ये Q बिंदु मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं। अगर ये बहुत बड़ा गोली पृष्ठ हो तो इसको लंब भी मान सकते हैं, सीधा भी मान सकते हैं, अर्थात अन्य चीजों को हम लोग एक त्रिभुज मान देते हैं। तो हम लोग कहेंगे जब एक चीज और हम लोग जानते हैं, जहां अपवर्तन होता है वहां पर स्नेल का जब भी नियम लगेगा तो हमें आपतन कोण और अपवर्तन कोण जानना होगा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं आपतन कोण क्या है। तो अभिलंब के साथ बना कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण आई, और अपवर्तन कोण ये क्या होगा, आर हो, है ना। अगर वो अपवर्तन कोण है तो हाई देखिए शीर्षाभिमुख कोण है, सीधा आया ना, शीर्षाभिमुख कोण बराबर है थाइयो कितना होगा, आर होगा, हाई गामा है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग त्रिभुज देखते हैं, त्रिभुज ओ पी आई में, ठीक ना, ओ पी आई में क्या, सॉरी ओ पी सी में क्या लिखेंगे ऐसे, बहिष्कोण। हम जानते हैं किसी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है वो सुदूर अंतःकोण की योग के बराबर होता है। तो ये गामा बहिष्कोण है इस त्रिभुज का, सुदूर अंतःकोण, अंतःकोण जो है अल्फा और अंतःकोण, अंतःकोण हम लोग लेंगे कौन, आई, ठीक है, बराबर होगा। तो गामा इक्वल टू अल्फा प्लस आई, तो आई बराबर मिल जाएगा गामा माइनस अल्फा, है ना। आगे देखते हैं, उसी तरह से हम लोग त्रिभुज ले लेते हैं कौन, आईपीसी में, आईपीसी में पुनः बहिष्कोण, बहिष्कोण जो होगा वो इस त्रिभुज का भी गामा ही होगा, है ना, और अंतःकोण जो होगा वो बीटा होगा, है ना। अब प्लस अंतःकोण कौन होगा, ये देखिए आर होगा, ठीक है, अंतःकोण आर होगा, इन दोनों को लेंगे तो हम लोगों को एक चीज मिल गया, गामा इक्वल टू बीटा प्लस आर मिल गया। तो आर की वैल्यू हम लोग निकालिए, गामा माइनस बीटा। अब हम लोग लगाएंगे स्नेल्स लॉ, ये काम कर लेंगे तो हम लोग यहां आगे यूज करेंगे स्नेल का नियम, स्नेल बाय स्नेल्स लॉ। क्या कि 1n2 बराबर हम लोग जानते हैं साइन आई बटे साइन आर। यदि आई और आर बहुत अल्प हो तो इसको तो n बनाएंगे और इसको आई आर लिख लेंगे, ठीक है। तो यहां से आई इक्वल टू मिल जाएगा एन आर। आई की वैल्यू हम लोगों को पता है गामा माइनस अल्फा है, और वहीं आर की वैल्यू हम लोगों को पता है कि गामा माइनस क्या है, बीटा है। आई और आर की वैल्यू हम लोगों ने रख दिया, आगे लिख सकते हैं इसको गामा माइनस अल्फा इक्वल टू एन गामा माइनस एन बीटा। एन बीटा किधर ले आते तो एन बीटा इक्वल टू हो जाएगा एन बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू हो जाएगा, ये एन गामा है ही
और ये गामा उस पक्ष में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इसमें से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं? एन बीटा माइनस अल्फा, गामा कॉमन ले लेंगे तो एन माइनस 1 गामा। अब देखिए, यदि कहा जाता है, यदि या ऐसे ले लेते हैं, हम लोग जानते हैं कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। सबसे अच्छी चीज ऐसे ले लें, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अब बीटा कोण है तो चाप क्या है, त्रिज्या क्या है वो देखते हैं। ठीक, यहां देखिए, यहां बीटा कोण पर चाप जो है वो पी क्यू है और त्रिज्या क्या है, आई क्यू है। ठीक है, तो हम यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, कहां पर आगे इसको बढ़ाएंगे तो हम लोग बीटा की जगह पर लिखेंगे यन, इसी समीकरण को आगे लिखेंगे यन चाप पी क्यू और त्रिज्या आई क्यू माइनस अल्फा जो होगा, इसमें चाप बटे त्रिज्या यहां पर भी ले लें तो चाप पी क्यू है तो ये ओ क्यू के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं अल्फा की जगह पर चाप ओ क्यू बटे चाप पी क्यू ही है और त्रिज्या क्या है, ओ क्यू है। उसी तरह से n माइनस 1 गामा की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, चाप, इस फिगर में देखेंगे अगर तो चाप पी क्यू ही होगा लेकिन त्रिज्या सी क्यू होगी। ठीक है, अब देखते हैं, यहां पर हम लोग पी क्यू बटे सी क्यू लिख लिया, सी पी क्यू बटे सी क्यू लिख लिया। अब देखिए पी क्यू सब जगह कट जाएगा कॉमन लेकर के, तो हमको मिलेगा एन बटे आई क्यू इक्वल टू माइनस 1 बटे ओ क्यू बराबर एन माइनस 1 बाई सी क्यू, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए किताब में अल्फा बीटा गामा बहुत कम है तो tan अल्फा tan बीटा tan गामा बराबर लंब बटे आधार, यह चीज माना होगा। आप कुछ मत करिए, इस मेथड से भी करेंगे बिल्कुल परफेक्ट ऐसा ही होगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, अब हमें वैल्यूज रखनी होंगी आई क्यू क्यू की। आइए हम लोग फिगर के माध्यम से इस वैल्यूज को पता करते हैं। इस फिगर में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां जो डिस्टेंस है, देखिए जो वक्रता केंद्र की दूरी होती है वो r होती है, प्रतिबिंब की दूरी v होती है और वस्तु की दूरी u होती है, लेकिन सब इस डायरेक्शन में तो माइनस में रहेंगे। ठीक, तो हम लोग आगे जब यहाँ यूज करेंगे, जो प्रतिबिंब की दूरी है वो माइनस v है, जो वस्तु की दूरी है माइनस u है और जो केंद्र की दूरी है माइनस r। सब जगह से नीचे का माइनस कट जाएगा तो हम लोगों को क्या मिलेगा, यहां मिल जाएगा n बटे भी माइनस 1 बटे यू n माइनस 1 बाई। जहां पूछा यही क्या है, अवतल पृष्ठ से पृष्ठ द्वारा जो अपवर्तन होता है उसका सूत्र होता है। ठीक, जहां हम लोग कह सकते हैं n पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, क्वेश्चन में म्यू यूज किया तो n की जगह आप म्यू यूज कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। भी प्रतिबिंब की दूरी, u वस्तु की दूरी और r अवतल पृष्ठ की क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। करा उत्तल गोली अपवर्तक पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए। तो पीछे जैसा कि मैंने बताया है ना, अवतल के लिए वहीं पर क्या उत्तल ले लीजिए, आप पीछे जो क्वेश्चन है उसी के आधार पर आप प्रूफ कर लीजिए। आगे क्वेश्चन देखते हैं। किसी पतले लेंस है ना के लिए अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए, इसके आधार पर सिद्ध कीजिए अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अच्छा, पतले लेंस की बात कर रहा, फोकस दूरी अपवर्तन का सूत्र स्थापित करना। चलिए देखते हैं। ये देखिए, मान लेते हैं एक पतला लेंस है, यहां बना रहे मान ले एक पतला लेंस है। ठीक, और इसके लिए अपवर्तन का सूत्र स्थापित करना। ठीक, कैसे करेंगे अपवर्तन का सूत्र,
आइए हम लोग समझते हैं कि पतले लेंस से हम लोग कैसे स्थापित करेंगे अपवर्तन का सूत्र। देखिए पतला लेंस क्या होता है, पतला लेंस ऐसा लेंस होता है जिसकी मोटाई उसकी वक्रता त्रिज्या की तुलना में नगण्य होती है, ऐसे लेंस को पतला लेंस कहते हैं। आपसे पूछा जाए पतला लेंस किसे कहते हैं तो आप आंसर करेंगे कि ऐसा लेंस जिसकी मोटाई उसकी वक्रता त्रिज्या की तुलना में कम हो या नगण्य हो तो हम उसे पतला लेंस कहते हैं। एक लेंस आपके सम्मुख है, अब इस लेंस पर मान लेते हैं यहाँ एक मुख्य अक्ष है, ठीक। अब यहाँ इसके सम्मुख कह रहा है, क्या करिए मान लेते हैं यहाँ एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट। अब यहां से प्रकाश किरण चलेगी इस पतले लेंस के पहले पृष्ठ पर पड़ेगी, ऐसे देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, पहले पृष्ठ पर पड़ रही है। तो यहां हम लोगों ने इसके पहले आपको फॉर्मूला आपको पृष्ठ के लिए, गोली पृष्ठ के लिए आपने पढ़ा था n बटे भी माइनस 1 बटे यू इक्वल टू 1 बटे n माइनस 1 बाई आर। तो इस पृष्ठ की अपनी त्रिज्या होगी, इस पृष्ठ की अपनी त्रिज्या होगी, तो हम लोग लिखेंगे पहले पृष्ठ से अपवर्तन, अपवर्तन जब होगा पहले पृष्ठ से तो मान लेते हैं यहाँ n1 है, ये भी n1 है और ये इसका n2, ठीक। n2 अपॉन n1 पहला दूसरा में जाता तो उसे n बोलते हैं, n2 अपॉन n1। अब इसका अपवर्तन होता है और ये दूसरे पृष्ठ तक चला जाता है। तो अपवर्तन होने के पश्चात दूसरे पृष्ठ से भी अपवर्तन होगा, लेकिन मान लेते हैं कि अपवर्तन नहीं होता तो ये कहीं जा करके एक इमेज बनाता है, इसको i डैश और इसकी दूरी u मान लें और इसकी दूरी मान लेते हैं v है। तो पहले पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात हम लोग लिखेंगे पहले माध्यम 1n2 बाई v की जगह पर v डैश इक्वल टू माइनस 1 बाई यू इक्वल टू n1n2 माइनस 1 बाई पहले पृष्ठ की त्रिज्या मान लेते हैं r1 है, ठीक। अब क्या करेंगे उसी तरह से फिर नीचे लिखेंगे दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन, नीचे लिखेंगे हम लोग दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन होने पर, ठीक है। अगर मान लिया जाए ये दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन होगा n बटे भी, तो ये दूसरे से पहले में आ रहा है ना, तो लिखेंगे 2n1 बटे भी। अब दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन होगा तो दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन होने पर ये जो प्रकाश है अब इसका पुनः अपवर्तन होगा तो ये कहीं आके मिल जाएगी जहां अंतिम प्रतिबिंब I पर और इसकी दूरी मान लेते हैं भी हो जाता। तो हम लोग लिखेंगे दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन जब होगा तो प्रतिबिंब वस्तु का कार्य करेगा जिसका अंतिम प्रतिबिंब I पर बनेगा। तो 2n1 बटे भी प्रतिबिंब की दूरी, एक चीज ध्यान, इसको भी डैश लेते, तो प्रतिबिंब जो है भी पर बना n माइनस 1 बाई ऑब्जेक्ट v डैश इक्वल टू 2n1 माइनस 1 बाई r की जगह पर मान लेते हैं दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या r2 है, ऐसा लेते हैं। अब देखिए हमने दो चीजें 1n2 है, यहाँ 2n1 है, इसको 1n2 जब बदलेंगे तो हम लोग जानते हैं कि 1n2 बराबर 1 बटे 2n1 होता है, इसका उल्टा कर देंगे, है ना। तो अगर हम लोग इसका उल्टा कर देंगे, या हाँ चलिए इसका उल्टा कर देते हैं, तो यहां हम लोग लिख सकते हैं 1 बटे 1n2 बटे भी माइनस 1 बटे भी डैश इक्वल टू 1 बटे 1n2 माइनस 1 माइनस 1 1 बटे 1n2 माइनस 1 बटे r2। अब 1n2 से गुणा करा दीजिए तो ये 1 बटे भी हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा 1n2 बटे भी डैश इक्वल टू, यहाँ गुणा होगा 1 बचेगा 1n2 से और यहाँ गुणा होगा तो 1n2 बटे r2 होगा। इसी क्रम में अगर हम लोग इसको आगे बढ़ा दें तो ये हो जाएगा 1 बटे भी माइनस 1 बटे 1n2 बटे भी डैश इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लें तो 1n2 माइनस 1 बटे r2 हो जाएगा।
ये इक्वेशन सेकेंड है और ये इक्वेशन जो था ये फर्स्ट था। दोनों समीकरणों को आप जोड़ लीजिए, ठीक है। दोनों समीकरणों को यदि हम लोग जोड़ लें तो हम लोगों को मिला कितना, ऐसे 1/u प्लस 1n2/v डैश इक्वल टू, इसको 1n2 को n लिख सकते हैं, n-1/r1, और वहां मिला 1/v माइनस 1n2 लिखें चाहे n लिखें बटे v डैश बराबर माइनस n-1/r2, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें जब जोड़ेंगे, इसको हम लोग जब जोड़ेंगे ऐसे तो ये कट जाएगा, ठीक है। कटने के बाद हम लोगों को क्या मिलेगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू, यहाँ पर n-1 कॉमन ले लें, बचेगा 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। और इसको हम लोग जानते हैं कि 1/v माइनस 1/u को क्या बोलते हैं भाई, फोकस बोलते हैं। तो 1/f बराबर हो गया n-1 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये क्या हो गया, पतले लेंस से अपवर्तन के लिए क्या है, फोकस दूरी का सूत्र हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जैसे जैसे मैंने कराया उसी क्रम में कर लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व, ठीक। आगे देखते हैं। फिर कह रहा किसी पारदर्शी गोली पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र की सहायता से किसी पतले लेंस के फोकस दूरी के लिए सूत्र का अपवर्तनांक वक्रता त्रिज्याओं के पदों में निगमन कीजिए। वही पीछे वाला ही क्वेश्चन है, 1/f बराबर an-g-1 भी कहीं दिया रहता है, हमने ग्लास हो, लेंस ग्लास हो, y में रखा हो, 1/r1 माइनस 1/r2, ये तो आप लोगों ने कर ही लिया। कह रहा एक उत्तल लेंस n बराबर 1.5, y में फोकस दूरी 10 सेमी है, n डैश जल का जो दिया है 4/3 में डुबोने पर फोकस दूरी कितनी हो, ठीक है। तो इसका मतलब त्रिज्याएं नहीं बदल रही, क्या बदल रहा है, केवल फोकस। और जब फोकस केवल बदलता है तो हाई दो पदों में जब लेंगे तो हाई देखिए एक पहले में हो जाएगा, फोकस जो है पहले का अपवर्तनांक है ना, देखिए है क्या, जब लेंस को हम लोग y में रखेंगे तो 1/fa ले लेंगे और इसको मान लेते हैं टोटल k है हाई वैल्यू, तो an-g-1 होगा, ठीक है। और जब इसको हम लोग वाटर में रखेंगे लेंस को तो FW लेंगे, k नियतांक हाई k समझ रहे हैं हम लोग, तो वाटर के सापेक्ष हम लोग लेंगे WN-g-1। अगर भाग दे देंगे, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जल में डूबा, तो अगर हम लोग इसका भाग देंगे तो FW/FA मिल जाएगा इक्वल टू k से कट जाएगा तो an-g-1 बटे WN-g-1 बचेगा, ठीक है। अच्छा अब हम लोग समझते हैं an-g-1 बटे WN-g-1, ये चीज हो गया। अब हमें ये चीजें, वो सभी चीजें चाहिए जो हमें आवश्यक है। तो हमें अपवर्तन सूत्र पतले उत्तल लेंस 1.5, an-g की वैल्यू हम लोग को पता है, an-g दिया 1.5, ठीक। फोकस दूरी y में fa दिया 10 सेमी, और जल में डुबोने पर, तो जल में डुबोने पर अपना WN-g दिया 4/3, ठीक है। जल का अपवर्तनांक दिया, सॉरी, तो WN-g बराबर होगा an-g/an-w, an-g की वैल्यू 1.5 का मतलब 3/2, और an-w जो दिया है वो कितना करा 4/3, तो ये हो जाएगा 9/8, ठीक है। ध्यान देंगे, क्वेश्चन को ध्यान से लगाना होगा क्योंकि समझ के नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक। अब हम वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर वैल्यू FW कैलकुलेट करना, FA की वैल्यू 10 है, an-g की वैल्यू हम लोगों को पता है कितना, an-g की वैल्यू 1.5 माइनस 1, और इसकी वैल्यू 9/8 माइनस 1, तो 1 घटेगा तो 1/8 बच जाएगा, यहाँ 0.5 का मतलब 1/2 बच जाएगा, बटे 1/8। FW की वैल्यू 1.5 का मतलब होता है 1/2, है ना। अगर इसको आगे बढ़ाएं तो 8 ऊपर आ जाएगा, गुणे 10 यहाँ लिख देते हैं, FW इक्वल टू ये 8 ऊपर जाएगा, 2 कटेगा 4 हो जाएगा, तो कितना हो गया 40 से, है ना। और पहले भी मैंने बताया था कि जब किसी लेंसेज को हम लोग क्या करते हैं,
किसी माध्यम में ले जाके डुबोते हैं तो फोकस दूरी क्या होता है, बढ़ जाती है। वाई में फोकस दूरी 10 था और माध्यम में फोकस दूरी कितनी हो गई, 40 हो गई। ठीक, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच, ध्यान दीजिएगा कांच का मतलब ग्लास का अपवर्तनांक कर रहा, तो y के सापेक्ष होगा वो कितना करा 3/2। पृष्ठ पर वक्रता त्रिज्या r कितना है 10 सेमी। ठीक, फिर वही चीज हमको लग रहा है, वक्रता त्रिज्या दोनों ओर 4 अपवर्तनांक का माध्यम है, तो जो माध्यम का अपवर्तनांक है, ठीक ना, कितना करा 4/3 करा। ठीक है, तो मान लेते हैं दोनों ओर माध्यम का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो कितना है 4/3 है। तो लेंस के प्रकाशीय केंद्र के बाईं ओर 20 सेमी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो 20 सेमी, अभी इसकी वैल्यू हम लोग प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब v की वैल्यू पूछ रहा है। सबसे पहले हम लेंस का फोकस कैलकुलेट करें, तो 1/f बराबर हम लोग जानते हैं लेंस का फोकस n-1 बाय n-1 1/r1 माइनस 1/r2। देखिए लेंस का जो फोकस n की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, n बराबर हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, मतलब लेंस का माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालेंगे। तो ए एन जी 3/2/4/3, तो कितना आ जाएगा 9/8। तो यहाँ n की वैल्यू हो जाएगा 9/8 माइनस 1। ठीक, 1/f। और देखिए होगा क्या, जो R1 है जब उत्तल लेंस होगा तो R1 प्लस R होगा और R2 माइनस R होगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2/r आ जाता है। और यहाँ 1/8 इंटू 2/r, r की वैल्यू दिया है 10 सेमी है 1/f, तो 2×5 = 10, 5/40। तो f फोकस दूरी कितनी आ गई 40 सेमी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक ही होती है। अब हमें पूछ रहा है कि वस्तु को u की वैल्यू कह रहा है -20 सेमी, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना v की वैल्यू। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब फार्मूला पुनः लगाएंगे। इसको लगाने के बाद हम लोग एक फार्मूला और लगाएंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u वाला फार्मूला। तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/f प्लस 1/u, और f की वैल्यू 1/40 माइनस 1/20। 20 एलसीएम रख लेंगे, 40 एलसीएम इसका ले लेंगे, तो हम लोगों को 40 एलसीएम मिल जाएगा। 40 एकम 40 और 20 दूना 40, तो मिलेगा -1/40। किसकी वैल्यू 1/v की वैल्यू। उल्टा कर देंगे तो v बराबर कितना मिलेगा -40 सेमी। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर आ गई, माइनस केवल दिशा बताता है कि इस साइड में होगा उस साइड, प्रतिबिंब की स्थिति आ गई 40 सेमी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए चित्र की सहायता से वस्तु AB के प्रतिबिंब की स्थिति तथा उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति और उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। वही क्वेश्चन फिर है यहां पर, अच्छा इसको छोड़ते हैं, पीछे की तरह एकदम सेम क्वेश्चन यही है। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं। करा वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 40 सेमी दूरी पर बनता है। एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 40 सेमी दूरी पर बनता है, जबकि एक लेंस को ठीक इनके बीच में रखा जाता है, तब लेंस की क्षमता ज्ञात की। अच्छा एक चीज ध्यान रखिए, कोई वस्तु ऑब्जेक्ट कहीं था और इसकी जो प्रतिबिंब इमेज है वो टोटल कितनी दूर बन रहा, 40 सेमी पर बन रहा। और कहा है कि एक लेंस, जबकि एक लेंस को इसके ठीक बीच में रखा जा रहा, ठीक बीच में रखा जा रहा है, तो ठीक बीच में रखा जाता है, जबकि मतलब लेंस को रखने पर ये 40 सेमी पर बना है। तब लेंस की क्षमता पूछ रहा है, तो लेंस का फोकस पता नहीं, बीचों बीच रखा गया, इसका मतलब u जो हो गया बीच में रखा -20 सेमी हो गया, और प्रतिबिंब v जो है कहाँ बना 20 सेमी पर बना, बीचों बीच रखा गया। तो 1/f बराबर हम लोग क्या पढ़े, 1/v माइनस 1/u पढ़े हैं, और f जो है वो क्षमता p लिख सकते हैं, 1/v प्लस में हो और 1/20,
20 एलसीएम ले सकते हैं और सेमी दिया है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग 100/f को हम लोग p बोलते हैं, तो 1/f को क्या बोलेंगे, p/100 बोलेंगे, ठीक है। तो 100 को यहाँ ये 2 हो जाएगा और बटे 100 है ना, p/100। तो 2 दहा में 20 और 0 0 काट दें तो जो लेंस की क्षमता p है कितना आ गया, 10 डायोप्टर। लेंस की क्षमता p की वैल्यू कितनी आ गई, 10 डायोप्टर, ठीक।